आइए। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं कि आप सब कुशल मंगल होंगे। मैं अजय कुमार तिवारी ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 12 के फिजिक्स का पहला लेसन जो है कि वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र, इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड, चार्ज एंड फील्ड को स्टार्ट करेंगे, जिसमें पहला टॉपिक है आवेश। छात्रों, जैसा आपने क्लास 10th में भी पढ़ा है कि आवेश के प्रवाह के दर को वैद्युत धारा कहते हैं, अर्थात वैद्युत धारा बराबर आवेश बटा समय। तो यहां से हम कह सकते हैं कि आवेश बराबर वैद्युत धारा गुणे समय। बट हम यहां से आवेश की परिभाषा को परिभाषित नहीं कर पाए, तो इसके लिए हम इसके इतिहास को देखते हैं। आज से 2500 वर्ष पूर्व एक प्रसिद्ध यूनानी दार्शनिक थेल्स ने यह पाया कि जब अंबर नामक पदार्थ को ऊन पर रगड़ा जाता है तो उसमें छोटे छोटे कणों जैसे कागज के टुकड़ों और धूल के कणों को आकर्षित करने का गुण आ जाता है। परंतु उस समय इस बात को ज्यादा महत्व नहीं दिया गया। इसके बाद इंग्लैंड के साइंटिस्ट डॉक्टर गिलबर्ट ने पाया कि अंबर की तरह कुछ और भी पदार्थ है जिनको रगड़ने से ये गुण उत्पन्न होता है, और ये गुण परस्पर घर्षण के द्वारा उत्पन्न हो जाता है तथा इस गुण को प्राप्त करने के बाद पदार्थ वैद्युतमय हो जाते हैं। और ये कहा जाता है कि उस पदार्थ जो वैद्युतमय हो गया था उसने आवेश को ग्रहण कर लिया है। आवेश के मात्रक की बात करें तो आवेश का मात्रक कूलाम होता है और इसकी बीमा AT, जिसको हम इससे फॉर्मूले के थ्रू निकाल सकते हैं। आवेश के प्रकार, टाइप्स ऑफ चार्ज। आवेश दो प्रकार का होता है, एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज। अब हम कैसे समझेंगे कि कोई पदार्थ पॉजिटिव चार्ज है और कोई पदार्थ नेगेटिव चार्ज? इसके लिए देखते हैं। पॉजिटिव चार्ज वह पदार्थ होता है जिसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, अर्थात प्रोटॉनों की संख्या इलेक्ट्रॉनों की संख्या से ज्यादा होती है। और नेगेटिव चार्ज वह पदार्थ होता है जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ प्रोटॉन, अर्थात इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रोटॉनों की संख्या से ज्यादा होती है। इसके साथ साथ दो समान चार्ज जैसे पॉजिटिव और पॉजिटिव एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, और विपरीत चार्ज पॉजिटिव और नेगेटिव एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट टाइम हम लोग मिलेंगे कूलाम्स के नियम के साथ। आज आपको फिजिक्स के पहले चैप्टर वैद्युत क्षेत्र, आवेश तथा क्षेत्र में एक नया टॉपिक स्टार्ट करूंगा जो है कूलाम का नियम। आइए तो देखते हैं क्या है कूलाम का नियम। बच्चों, जैसा कि मैंने पहले टॉपिक में आपको आवेश के बारे में बताया था, और ये भी बताया था कि जब दो समान आवेश होंगे तो ये एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, तथा विपरीत आवेश होंगे तो एक दूसरे को आकर्षित करेंगे, तथा इनके बीच एक परस्पर आकर्षण या प्रतिकर्षण बल लगता है, जिस बल को हम वैद्युत बल कहते हैं। फ्रांसीसी साइंटिस्ट कूलाम ने यह बताया कि इन आवेशों के बीच लगने वाला बल किन किन कारकों पर निर्भर करता है, और उन्होंने एक नियम दिया जिसको हम कूलाम का नियम कहते हैं। तो क्या है कूलाम का नियम, इसको देखते हैं। कूलाम के नियम के अनुसार यदि दो आवेश Q1 और Q2 हो जिनके बीच की दूरी r हो, तो इनके बीच लगने वाला बल इन दोनों आवेशों के मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, जैसा कि आप देख रहे हैं, तथा इनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो हमने लिखा है F is directly proportional to Q1 Q2 और F is inversely proportional to 1/r²। तो हम लिखते हैं दोनों को एक साथ, F is directly proportional to Q1 Q2/r²। और जब इस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हटाते हैं तो एक नियतांक लिखते हैं जो के अनुक्रमानुपाती नियतांक है, और K बराबर होता है 1/4πε0, और इतने बराबर ही होता है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर। अतः हमको फाइनली जो लगने वाला बल है वो मिला F बराबर 1/4πε0 Q1 Q2/r², और इसका मात्रक होगा न्यूटन। अब अगले पार्ट में हम लोग ε0 का आंकिक मान तथा मात्रक निकालेंगे। 12th को फिजिक्स में पहला लेसन जो कि वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र में एक नया टॉपिक पढ़ाऊंगा जो है वैद्युत क्षेत्र। पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं वैद्युत क्षेत्र। इसके डिफिनीशन को बताया जाए तो किसी आवेश अथवा आवेश समुदाय की चारों ओर का वह क्षेत्र
जिसमें कोई अन्य आवेश आकर्षण या प्रतिकर्षण के बल का अनुभव करता है उसे हम वैद्युत क्षेत्र कहते हैं या वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। क्या है ये देखिए, जैसे ये प्लस चार्ज है, इसके चारों तरफ अगर हम देखें कोई एक अदर चार्ज लाए, जैसे प्लस लाए या माइनस लाए, तो जब वो एक निश्चित दूरी से दूर रहता है तो इस पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। लेकिन जब ये आवेश मान लीजिए प्लस चार्ज यहाँ पर है तो इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन जैसे जैसे हम इसको पास लाएंगे, एक जगह ये ऐसा आएगा जब ये इसको प्रतिकर्षित करेगा, प्लस चार्ज है तो, और अगर ये माइनस चार्ज है तो एक जगह ये आएगा जब ये इसको अपने आप आकर्षित कर लेगा। तो ये जो आवेश है इसके चारों ओर एक निश्चित दायरे का क्षेत्र होता है, जहां पर हम अगर कोई अन्य आवेश लाएं तो वो आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है। तो इस क्षेत्र को जो यहाँ पर है इसको हम इस आवेश का वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। तो परिभाषा वही है, किसी आवेश अथवा आवेश समुदाय के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां पर कोई अन्य आवेश आकर्षण या प्रतिकर्षण के बल का अनुभव करता है उसे हम वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। और उसके बाद आएगा वैद्युत बल रेखा। वैद्युत बल रेखा की बात करें तो वैद्युत बल रेखा वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह काल्पनिक निष्कोण वक्र है जिस पर एक स्वतंत्र धन आवेश चलता है। एक स्वतंत्र धन आवेश चलता है, इसको समझिए क्या है। जैसे एक प्लस चार्ज है, इसके पास हम एक और कोई धन आवेश चार्ज रखें, क्योंकि धन आवेश चलना है तो धन आवेश चार्ज है तो ये प्लस चार्ज और ये भी प्लस चार्ज धन आवेश और ये धन आवेश, तो वो उसको प्रतिकर्षित करेगा और कहां तक, नन तक। तो धन आवेश एक स्ट्रेट लाइन में, सीधी लाइन में चलने के लिए स्वतंत्र होगा। तो इसी कारण ये वैद्युत बल रेखाएं हैं, ये जो इसको आगे की ओर प्रतिकर्षित कर रहा है वो रेखा वैद्युत बल रेखा है। और माइनस चार्ज की बात करें, अगर हम यहाँ पे धन आवेश रखें तो ये प्लस चार्ज और ये माइनस चार्ज तो उसको आकर्षित करेगा। ये इसी कारण ये वैद्युत बल रेखाओं की दिशा इसके अंदर की तरफ होती है। तो प्लस चार्ज में वैद्युत बल रेखाओं की दिशा बाहर की तरफ और माइनस चार्ज में वैद्युत बल रेखाओं की दिशा अंदर की तरफ। और यहाँ पर है ये हम देखते हैं जैसा कि प्लस चार्ज और माइनस चार्ज दोनों है, वैद्युत बल रेखाएं प्लस चार्ज से शुरू होकर माइनस चार्ज की ओर जा रही हैं। तो धन आवेश से प्रारंभ होकर ऋण आवेश की ओर समाप्त हो रही हैं। और अगर ये दो प्लस चार्ज है तो दोनों में वैद्युत बल रेखाएं परस्पर बाहर की ओर होंगी। अगर इस तरफ इनको बनाया जाए तो ये एक प्लस चार्ज और ये एक प्लस चार्ज, तो इसमें भी वैद्युत बल रेखाओं की संख्या बाहर की तरफ, और इस चार्ट में भी वैद्युत बल रेखाओं की संख्या बाहर की तरफ, जो आपको कुछ इस तरह का फिगर मिलेगा। तो जब प्लस और माइनस चार्ज होगा तो एक सिरे से प्रारंभ होकर दूसरे सिरे पर समाप्त होंगी, और जब प्लस चार्ज होगा दोनों तो वैद्युत बल रेखाओं की संख्या, वैद्युत बल रेखाएं दोनों बाहर की तरफ होंगी। अगले टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे वैद्युत बल रेखाओं के गुण। स्टूडेंट, इससे पहले के वीडियो में मैंने आपको वैद्युत बल रेखाओं के बारे में बताया था, और अब हम लोग पढ़ेंगे वैद्युत बल रेखाओं के गुण। तो वैद्युत बल रेखाओं में कुछ स्पेसिफाइड गुण पाए जाते हैं, जिसमें पहला है ये रेखाएं धन आवेश से चलकर ऋण आवेश पर समाप्त होती हैं, जैसा आप इस फिगर में देख रहे हो। और वैद्युत बल रेखाओं के बारे के फिगर में भी मैंने बताया था, ये धन आवेश से चलेंगी और ऋण आवेश पर समाप्त होंगी। दूसरा है कोई भी दो बल रेखाएं परस्पर काट नहीं सकती हैं, कि ये भी वैद्युत बल रेखाओं की एक बहुत बड़ी विशेषता है कि कोई भी दो बल रेखाएं कभी एक दूसरे को काटती नहीं है, क्योंकि कटान बिंदु पर दो स्पर्शी रेखाएं खींची जाएंगी, जो कि असंभव है। तीसरा, बल रेखा उस बिंदु पर धन आवेश पर लगने वाली बल की दिशा को प्रदर्शित करता है। जैसा अगर इस आवेश के सामने कुछ और धन आवेश रखे तो इसको बाहर की ओर प्रतिकर्षित करेगा, तो ये बल रेखा उस पर लगने वाले धन आवेश जो रख रहा है उस पर लगने वाले बल की दिशा को प्रदर्शित करता है। अब आगे की ओर बढ़ते हैं तो हमारा है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। देखते हैं ये क्या होता है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता उस बिंदु पर रखे एकांक धन परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल से मापते हैं। यदि आवेश Q0 पर लगने वाला बल F हो तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता F वेक्टर Q0। जैसा कि आप देख रहे हो, जिस भी बिंदु पर हम आवेश को रखेंगे उस पर लगने एकांक धन आवेश पर लगने वाले बल को ही हम
वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं और इसको ई से प्रदर्शित करते हैं। इसके मात्रक की बात करें तो इसका मात्रक होगा न्यूटन प्रति कूलम और इसका बीमीय सूत्र एम एल टी पे -3 और ए पे -1। स्टूडेंट्स, एक विशेष बात का ध्यान ये रखना है कि जिस भी बिंदु पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी होती है उस बिंदु पर हम एक अल्प परीक्षण धन आवेश पॉजिटिव चार्ज Q0 रखते हैं, क्योंकि आगे हम लोग अलग अलग बिंदुओं पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे। तो जिस भी बिंदु पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है उस पर हम एक धन परीक्षण धन आवेश पॉजिटिव चार्ज Q0 रखेंगे। ये था हमारा आज का। अब अगले में हम पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे एकांक आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। स्टूडेंट, इससे पहले मैंने आपको कूलम्ब्स के नियम के बारे में बताया था और एप्सिलॉन 0 का जिक्र किया था। आइए देखते हैं कि एप्सिलॉन 0 का आंकिक मान, मात्रक और बीमा क्या होता है। तो हम लोग एप्सिलॉन 0 हम लोग जानते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 बराबर 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं 4 पाई एप्सिलॉन 0 बराबर 1/9 × 10⁹ कूलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो फाइनली हम जब एप्सिलॉन 0 बराबर लिखेंगे 1/4 पाई × 9 × 10⁹ कूलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर। जब हम पाई की वैल्यू रखते हैं और इसको सॉल्व करते हैं तो हमें मिलता है एप्सिलॉन 0 बराबर 8.85 × 10⁻12 कूलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर। देखते हैं इसके बीमीय सूत्र के बारे में। कूलम के नियम से लगने वाला बल F बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो हम लोग लिख सकते हैं एप्सिलॉन 0 बराबर 1/4 पाई Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर F। बात करें, ये कांस्टेंट है। इसकी बात करें, ये आवेश है, दो आवेश हैं। मैंने आपको आवेश के मात्रक के बारे में बताया था कि आवेश का मात्रक कूलम होता है और उसकी बीमा AT होती है। तो यहाँ पे दो आवेश हैं तो दोनों का हमने बीमा लिखा, बीमीय सूत्र का AT और AT। R दोनों के बीच लगने वाली दूरी है और ये स्क्वायर है तो इसको मैंने L स्क्वायर लिखा। और F चूंकि लगने वाला बल है और बल का मात्रक न्यूटन होता है और बीमीय सूत्र ML/T पे -2। तो हम इसको जब ऊपर वाले को देखते हैं तो इसको लिखा A²T² और नीचे वाले को लिखा ML/3 T पे -2, क्योंकि ये L पे 2 घात और 1 घात, यहाँ पर L पे 3 घात। फिर जब हम M को ऊपर भेजते हैं तो फाइनली हमें जो एप्सिलॉन 0 का बीमीय सूत्र मिलता है वो मिलता है M पे -1 L पे -3 T पर 4 और A पर 2। ये था एप्सिलॉन 0 का आंकिक मान तथा मात्रक के बारे में। अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे अध्यारोपण का सिद्धांत। आप क्लास सेकेंड ईयर को फिजिक्स का एक नया टॉपिक स्टार्ट करूंगा जिसका नाम है अध्यारोपण का सिद्धांत। तो आइए देखते हैं कि ये सिद्धांत क्या है और इसका फॉर्मूला क्या होता है। जैसा कि मैंने इससे पहले आपको बताया था कूलम्ब्स के नियम में कि जब दो आवेश रहते हैं तो उनके बीच आकर्षण या प्रतिकर्षण बल कार्य करता है। अध्यारोपण का सिद्धांत क्या है कि यदि ये कोई निकाय हो, एक ऐसा सिस्टम जो बहुत सारे आवेशों से मिलकर बना हो, तो उस पर किसी एक आवेश पर लगने वाला बल, परिणामी बल अलग अलग आवेशों के बलों के वेक्टरों के योग के बराबर होता है। इसी को हम अध्यारोपण का सिद्धांत कहते हैं। जैसा कि आप इस फिगर में देख रहे हैं, हमारे पास Q1 Q2 Qn Q3 ये आवेश है और हमें इस पर Q1 पर अन्य आवेशों द्वारा Q1 पर लगने वाला बल ज्ञात करना है। और ये R12 R13 और R1n इनके स्थिति सदिश है। जैसे Q2 और Q1 के बीच में R12 यूनिट वेक्टर R12 इसका स्थिति सदिश है, Q3 और Q1 के बीच में यूनिट वेक्टर R13 इसका स्थिति सदिश है। और हमें इन सभी आवेशों द्वारा इस Q1 पर लगने वाला परिणामी बल ज्ञात करना है, जो अध्यारोपण का सिद्धांत है। तो ये माना कि एक निकाय में n आवेश है, Q1 Q3 Qn, इसमें हमें Q1 पर वैद्युत बल ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम आवेश Q2 के कारण, जैसा आप देख रहे हैं, आवेश Q2 के कारण Q1 पर वैद्युत बल, ये भी पॉजिटिव चार्ज, ये भी पॉजिटिव चार्ज, तो ये एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे तो लगने वाले बल की दिशा बाहर की तरफ जो है F12। तो आवेश Q2 के कारण Q1 पर वैद्युत बल F12 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपॉन R12 स्क्वायर यूनिट वेक्टर R12।
ये हमने कूलॉम्स लॉ में ये फॉर्मूला पढ़ा है और ये है यूनिट वेक्टर r12। इसी प्रकार हम अगले आवेश को देखते हैं Q3 के कारण। आवेश Q3 के कारण Q1 पर बल F13 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q3 अपॉन Rn 3 का स्क्वायर। इसी प्रकार हम अन्य आवेश जैसे Q4 को ले सकते हैं, Q5। तो हम यहाँ पर Q1 के कारण Q1 पर लगने वाला वैद्युत बल जो है अपॉन 1n बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Qn अपॉन Rn स्क्वायर यूनिट वेक्टर r11। चूंकि हमारा अध्यारोपण का ही सिद्धांत कहता है कि किसी एक आवेश पर लगने वाला परिणामी बल अलग अलग आवेशों द्वारा लगने वाले बलों के वेक्टर के योग के बराबर होता है। तो हम लोगों ने फाइनली रिजल्ट निकाला, सभी आवेशों के कारण Q1 पर परिणामी वैद्युत बल F1 वेक्टर बराबर जितना भी ये एक आवेश पर अन्य आवेशों द्वारा लगाया हुआ है सभी को हम जोड़ देते हैं, और जब सबके वैल्यू को हमने इसमें पुट किया तो सब में 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 था, तो उसको हमने कॉमन कर लिया और ये Q1 Q2 अपन R1 2 स्क्वायर Q1 Q3 अपन R1 3 का स्क्वायर डॉट Q1 N1 अपन R1 का स्क्वायर यूनिट वेक्टर R1 ये मिला। तो ये हमारा फाइनली अध्यारोपण के सिद्धांत का फॉर्मूला है। इसी तरह हम किसी दूसरे आवेश पर भी अन्य आवेशों द्वारा लगने वाले वैद्युत बल को ज्ञात कर सकते हैं। जैसे अगर Q2 पर निकालें तो ये F2 हो जाएगा, Q3 पर निकालें F3 हो जाएगा। आज के लिए बस इतना ही। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, स्वागत है आपका ऑनलाइन क्लासेस में। मैं अजय कुमार तिवारी। आज क्लास 12 को फिजिक्स में पहला लेसन जो कि है वैद्युत आवेश और क्षेत्र, जैसा अभी हम लोगों का पहला लेसन ही चल रहा है, उसमें हम लोग एक नया टॉपिक पढ़ेंगे जो है किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसका मतलब इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। जैसा आपने देखा था कि आवेश के बारे में कि एक आवेश होता है तो उसके चारों ओर एक वैद्युत क्षेत्र होता है। तो हम लोग अभी एक बिंदु आवेश के कारण, किसी एक सिंगल आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की बात करेंगे। तो फिगर से देखते हैं, ये प्लस माना एक पॉजिटिव चार्ज प्लस Q एक ऐसे माध्यम में स्थित है जिसका परावैद्युतांक K है। इस माध्यम का परावैद्युतांक K है। इस आवेश से प्लस Q आवेश जो बिंदु O पर स्थित है, R दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। मैंने आपको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वाले टॉपिक में बताया था इससे पहले की वीडियो में कि जिस भी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी होती है उस पर हम एक अल्प परीक्षण धन आवेश Q0 रखते हैं। तो हमने इस पॉइंट पर एक अल्प परीक्षण धन आवेश Q0 रखा। चूंकि ये भी पॉजिटिव चार्ज है और ये भी पॉजिटिव चार्ज, तो ये इसको प्रतिकर्षित करेगा, तो लगने वाले बल की दिशा बाहर की तरफ। अब सबसे पहले हमें, चूंकि हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E होता है F/Q0। मतलब हमें पहले दोनों आवेशों के बीच लगने वाला बल निकालना पड़ेगा। तो कूलॉम के नियम के अनुसार प्लस Q आवेश और प्लस Q आवेश Q0 दोनों पॉजिटिव चार्ज है, तो दोनों के बीच एक प्रतिकर्षण बल लगेगा। तो कूलॉम के नियम के अनुसार धन परीक्षण आवेश Q0 पर लगने वाला बल इस Q आवेश के कारण, और उसको हम लिखते हैं F = 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 K, जहाँ के माध्यम का परावैद्युतांक है। आप अगर ये Q1 Q2 होता है तो आप लिखते हैं Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। यहाँ पर है Q Q0 अपॉन R स्क्वायर, ये इनके बीच की दूरी R है, तो हम इसको R स्क्वायर लिखे हैं और इसका मात्रक न्यूटन। अब हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालते हैं। अतः बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E = F/Q0, क्योंकि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र होता है F/Q0। F का मान यहाँ से रखें तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q Q0 अपॉन R स्क्वायर Q0। तो फाइनली हमें मिला 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के Q/R स्क्वायर न्यूटन प्रति कूलॉम। निर्वात या अथवा वायु के लिए K बराबर 1 होता है। इस माध्यम परावैद्युतांक का मान K बराबर 1 होता है। तो जब हमने K बराबर 1 पुट किया तो हमें मिला E = 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q/R स्क्वायर न्यूटन प्रति कूलॉम। इस K का मान अलग अलग माध्यम में अलग अलग होता है, जिसको हम माध्यम का परावैद्युतांक कहते हैं। ये था एक बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र। अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे वैद्युत द्विध्रुव।